नमस्कार, मैं भानु शर्माली। आज जो विशेष चर्चा आपके सम्मुख करने जा रहा हूं, धन योग। प्रत्येक व्यक्ति का यही प्रश्न रहता है कि मेरे धन कितना लिखा हुआ है, और उसका प्रश्न स्वाभाविक भी है। ऐसे कह सकते हैं, पैसा भगवान तो नहीं, भगवान से कम भी नहीं। धन की अति आवश्यकता, अब कोट्याधीश होंगे, कुबेर का भंडार होगा, वह अलग प्रश्न बन जाता है। एक नॉर्मल तौर पर जो आवश्यकता है और लग्जरियस कुछ प्राप्त की जा सके, उतना धन तो होना ही चाहिए। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं, ऐसा भी कहा जा सकता है। धन का विचार ज्योतिष के अनुसार कुंडली में हम द्वितीय भाव से धन का भाव का विचार करते हैं, जो कि एक चल अचल संपत्ति और इसके अधिपति की स्थिति संग्रह किए जाने वाले धन के बारे में संकेत देती है। द्वितीय भाव के स्वामी के द्वारा कुंडली का चतुर्थ भाव, उसमें अंक कोई सा भी लिखा हो, लेकिन चतुर्थ भाव हमारे सुखमय जीवन की ओर संकेत देता है। वहीं पांचवा भाव शिक्षा संतान का है। वहीं आप उत्पादन अपनी बुद्धि से या उत्पादन करके कितना धन प्राप्त कर लेंगे। वहीं छठा भाव आपके ऋण का, उत्तरदायित्व का, मार्केट में कितने सफल होंगे, इस बात का विचार किया जाता है। इन सब का आपस में तालमेल किस प्रकार से है, उस आधार पर कुंडली में कुछ योग बनते हैं। जैसे सातवां भाव आपके व्यापार, साझेदारी में नुकसान या लाभ की स्थिति को बताता है। इसके साथ ही 11वां भाव, एकादश भाव, आपकी आय कहां से होगी, आय के स्रोत कितने होंगे। वहीं 12वां भाव आपके खर्च की स्थिति को बताता है। यह प्राचीन काल से ही जीवन के अर्थ का महत्व को प्रमुखता से स्वीकार किया गया है। इसका असर फलित ज्योतिष में दिखाई भी देता है। केवल दूसरा भाव सक्रिय हो जाने पर जातक के पास पैसा होगा, लेकिन आय के निश्चित स्रोत का पता एकादश भाव से, जबकि दूसरा और एकादश भाव दोनों भावों की मजबूत स्थिति सक्रिय होने पर जातक के पास धन का अभाव नहीं रहता, धन आने की स्थितियां अच्छी बनती है। अधिक से अधिक धन पैदा करने की ताकत यह एकादश भाव और द्वितीय भाव से किया जाता है। अधिक से अधिक धन पैसा पैदा किया जा सके, यह योग्यता जातक को सही मायने में अमीर। एक सूत्र, यशास्ति वित्त स नरः कुलीन स पंडित स श्रुतिमान गुणज्ञ स एवं वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। अर्थात
प्रधान युग वास्तविक स्वरूप सामाजिक चित्र प्रस्तुत करता है। आज के विश्व में धन की ही पूजा होती है। जिस मनुष्य के पास धन नहीं होता वह कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही चतुर हो, उसे महत्ता नहीं मिलती। इस प्रकार के ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलते हैं जो सर्वगुण संपन्न है, परंतु धन के बिना समाज में उनका कोई सम्मान नहीं प्राप्त होता। अतः यह आवश्यक है कि जन्म कुंडली में धन गोचक ग्रहों एवं भावों को पूर्ण रूप से विवेचना की जानी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के धन योग के लिए द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव का विचार किया जाता है। पंचम एकादश धुरी धन प्राप्ति करने में विशेष महत्व रखते हैं। जैसे महर्षि पराशर के अनुसार जैसे भगवान विष्णु के अवतरण के समय उनकी शक्ति लक्ष्मी उनसे मिलती है तो संसार में उपकार की सृष्टि होती है। उसी प्रकार जब केंद्रों के स्वामी त्रिकोणों के भावाधिपत्यों से संबंध बनाते हैं तो बलशाली धन योग बनते हैं। यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी भी है तो ज्योतिषीय भाषा में राजयोग भी कहते हैं। इसके कारण यदि थोड़े से ही बलवान है तो अपनी और विशेषतया अपनी अंतर्दशा में निश्चित रूप से धन पदवी मान वृद्धि करने वाले होते हैं। पराशर के नियम यह भी है कि त्रिकोणाधिपति लगन पहला भाव, पंचम भाव और नवमा भाव धन के संबंध में शुभ फल करते हैं, चाहे वह नैसंगिक पापी ग्रह शनि मंगल ही क्यों न हो। जब धनदायक ग्रह अर्थात दृष्टि युति परिवर्तन द्वारा परस्पर संबंधित हो तो शास्त्रीय भाषा में योग महाधन योग के नाम से जाने जाते हैं। धन योग के कई प्रकार हैं, उसमें आपके अधिक से अधिक योग बनते हैं तो आप कुबेर अधिपति भी बन सकते हैं। कुछ है तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अब किस प्रकार से यह परिणाम देखे जाते हैं? धन कमाने या संग्रह करने में जातक की कुंडली की दशा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द्वितीय भाव के अधिपति यानी द्वितीय की दशा आने पर जातक को अपने परिवार के सहयोग से संपत्ति प्राप्त होती है, परिवार द्वारा संपत्ति प्राप्त होती है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, परिवारों का सहयोग प्राप्त होता है। पंचम भाव की दशा अधिपति यानी पंचमेश की दशा, इस स्थिति में सट्टे जुए लॉटरी से धन आने की योग बनते हैं। अचानक धन कहीं से प्राप्त होता है, आप अपनी बुद्धि के द्वारा धन बना लेते हैं, चाहे तो आप कुछ उत्पादन करके भी आप धन की स्थितियां बनती है। आमतौर पर देखा गया है यह दशा बीतने के साथ साथ जब यह दशा आती है तो धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है और जैसे ही यह दशा पूर्ण हुई धन की आवक कम हो जाती है। 11वें भाव यानी एकादश भाव के अधिपति यानी एकादशेश की दशा शुरू होने के साथ ही जातक की कमाई के कई जरिए खुलते हैं। ग्रह और भाव की स्थिति के अनुरूप फलों में कमी या बढ़ोतरी होती है। छठे भाव की दशा में
व्यक्ति को कहीं से धन की व्यवस्थाएं बन पाती है और उससे व्यापार करता है। और 12वें भाव की दशा में खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत भी मिलते हैं, चाहे वह आपके धन का व्यय हो, चाहे मानसिकता का व्यय हो, अपनी ऊर्जा का व्यय हो। वैसे धन की स्थिति के मामले में शुक्र को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किसी व्यक्ति के धनी होने का आंकलन उसकी सुख सुविधाओं से किया जाता है। ऐसे में शुक्र की भूमिका उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती जाती है। किसी जातक की कुंडली में शुक्र बेहतर स्थिति में होने पर जातक सुविधा संपन्न जीवन जीता है। शुक्र ग्रह का अधिष्ठाता वैसे शुक्राचार्य को माना गया है, जो कि राक्षसों के गुरु है। जो चलता रहता है और उससे उत्पादन होता है, लग्जरियस मिलती है, इस प्रकार का भी शुक्र है, ऐश्वर्य मौज देने वाला। पर इनके उपायों पर दृष्टि डालें तो हमें मालूम चलता है शुक्र का विशेष संबंध लक्ष्मी से अधिक है। शुक्र के आधिपत्य में वृषभ और तुला राशियां हैं। इसी के साथ शुक्र मीन राशि में उचका हो जाता है। इन तीनों राशियों में शुक्र की स्थिति बेहतर मानी गई है। कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है, तो वहां पर कुछ शुक्र के परिणाम अच्छे प्राप्त नहीं होते। अब लगन के आधार पर धन भाव की स्थिति देखी जाए तो मेष लगन वालों का धन का स्वामी शुक्र होगा। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बुध होगा। मिथुन लगन के जातकों के लिए धन का स्वामी चंद्रमा होगा। कर्क लगन वालों के जातकों के लिए सूर्य। सिंह राशि लगन है उन जातकों के लिए बुध है। कन्या लगन वालों के लिए शुक्र है। तुला लगन वालों के लिए मंगल है। वृश्चिक लगन वालों के लिए गुरु है। धनु लगन वाले जातकों के लिए शनि है। वही मकर लगन वाले जातकों के लिए भी शनि ही है। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए गुरु और मीन लगन वाले जातकों के लिए मंगल। अच्छी स्थिति में होने पर, इनकी दशा अंतदशा आने पर जातक के पास धन का अच्छा संग्रह होने की स्थिति बनती है, या पैतृक संपत्ति में वृद्धि होती है। पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है तो वह हल होकर के उसको प्राप्त होती है, उन पर अधिकार प्राप्त होता है। अगर लगन से संबंधित ग्रह की स्थिति सुदृढ़ नहीं है तो कुछ उपचार करने पर इनमें सुधार भी पाया जा सकता है। अब लगन के अनुसार देखें तो आपकी आय कहां से होगी, स्रोत क्या होंगे, लाभ की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। तो यहां पर लगन की आधार पर आने वाले धन आय का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेष लगन वाले जातकों के लिए शनि है। वृषभ लगन वालों के लिए लाभेश गुरु बनता है। मिथुन लगन वालों के लिए लाभेश मंगल बनता है। कर्क लगन वालों के लिए शुक्र। सिंह लगन वालों के लिए बुध। कन्या लगन वालों के लिए चंद्रमा। तुला लगन वालों के लिए सूर्य। वृश्चिक लगन वालों के लिए बुध। धनु लगन वालों के लिए शुक्र। मकर लगन वालों के लिए मंगल और कुंभ लगन वालों के लिए गुरु और मीन लगन वालों के लिए शनि की स्थिति अच्छी होने पर जातक धन की अच्छी प्राप्ति कर लेता है। इन ग्रहों की दशा में भी लगन के जातक अच्छी कमाई कर लेते हैं। उन्हें पुराना पैसा मिल सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आय के नए नए साधन तैयार हो सकते हैं इनकी दशाओं में। ये हमारे ऋषि मुनियों ने कई ग्रंथों में धन की स्थिति के बारे में, धन भाव के बारे में कुछ बताए हैं। वह स्थितियां मैं आपके सम्मुख लेकर के आऊं। इसमें से कई सारी किताबें हैं। बृहद पाराशर होरा, होरा शास्त्र, बृहद जातक,
जातक तत्व, होरासार, सारावली, मानसागरी, जातक परिजात आदि विभिन्न धन योगों का अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया है। परंतु उनमें से मुख्यतः जन्म कुंडली में पाए जाने वाले फलदायी योग कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपके सम्मुख रखना का प्रयास करूंगा। भाग्येश और षष्ठेश एक ही ग्रह हो। अब मकर लगन की कुंडली, भाग्येश षष्ठेश बुध एक ही ग्रह है, यह धन आने का कारण भी बनाएंगे, लेकिन अधिकतर मामलों में धनेश, लग्नेश, सुखेश, कार्येश के प्रति धन या नौकरी से प्राप्त करवाएंगे या धन कर्ज की स्थितियां बनाएंगे। यदि चंद्रमा से 6, 7 और 8वें भाव में समस्त शुभ ग्रह विद्यमान हो और वे शुभ ग्रह क्रूर राशि में न हो, न ही सूर्य के समीप हो, तो ऐसे में चंद्रादि योग में उत्पन्न होने वाला जातक धन ऐश्वर्य से युक्त होता है, महान बनता है। एक योग आता है अनपा सुनपा योग, जो चंद्र से द्वितीय द्वादश भाव में सूर्य को छोड़कर अन्य ग्रहों की स्थिति द्वारा बनते हैं। जातक अपने पुरुषार्थ से धन प्राप्त कर लेता है या करने वाला होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। एक भी शुभ ग्रह केंद्रादिति शुभ स्थान में स्थित होकर उच्च का हो, शुभ ग्रह से युक्त हो अथवा दृष्ट हो, तो वह व्यक्ति धनाढ्य या राजपुरुष जैसा बना देता है। अब एक योग आता है पुष्प फल योग, एक धन यश देने वाला योग है, जिसमें चंद्राधिष्ट राशियों के स्वामी का लग्नेश के साथ होकर के केंद्र में बलवान होना अपेक्षित होता है। लग्नेश द्वितीय भाव में, द्वितीय लाभ भाव में हो तो भी धन योग की स्थिति अच्छी बनती है। चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान में शुभ ग्रह हो या पंचम भाव में चंद्र मंगल दोनों हो और पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि हो, चंद्र मंगल एक साथ हो, धनेश लाभित एक साथ चतुर्थ भाव में हो, सुख भाव चतुर्थेश शुभ स्थान में शुभ दृष्ट हो, तो भी धन योग बनता है। द्वितीय भाव में मंगल तथा गुरु की युति हो, गज केसरी योग जिसमें बृहस्पति और चंद्रमा का केंद्रीय समन्वय होता हो, तो धन और यश दोनों प्राप्त होते हैं। यदि कुंडली में कर्क राशि में बुध और शनि 11वें भाव में हो, तो यहां पर जातक महाधनी होता है। जिस जातक की कुंडली में लाभ भाव में बृहस्पति हो और पंचम भाव में सूर्य सुग्री हो, तो भी जन्म कुंडली में महाधनी योग बनता है। कर्क राशि का चंद्र लगन भाव में बृहस्पति और मंगल के साथ हो, तो भी यहां पर महाधनी योग बनता है। धनेश अष्टम भाव में, अष्टमेश धन भाव में हो, तो भी गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति होती है, वह कहीं न कहीं से धन बना लेता है। पंचम भाव में बुध हो और लाभ भाव में स्थित चंद्र मंगल की युक्ति हो, तो भी धन की स्थितियां अच्छी बनती है। गुरु नवमेश होकर अष्टम भाव में हो, वृश्चिक लगन कुंडली में नवम भाव में चंद्र बृहस्पति की युति हो, मीन लगन कुंडली में पंचम भाव में गुरु चंद्र की युति हो, कुंभ लगन की कुंडली में गुरु राहु की युति लाभ भाव में हो, चंद्र मंगल शुक्र तीनों मिथुन राशि में एक दूसरे भाव में हो, तो भी धन योग अच्छा बनता है। कन्या लगन की कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र और केतु हो, तो लग्जरियस खूब सारी। तुला लगन में कुंडली में
लगन में सूर्य और चंद्र, नवम भाव में राहु हो। मीन लगन कुंडली में 11वें भाव में मंगल हो। यदि जन्म कुंडली में स्वराशि का बृहस्पति लगन भाव में चंद्र व मंगल के साथ हो तो यहां पर महाधनी योग बनता है। अगले कार्यक्रम में और धन भाव के योगों की स्थिति लेकर के आऊंगा। मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। आपसे अनुमति देना चाहूंगा।